नमस्कार। बच्चे हैं अनमोल परिचर्चा के 16वें अंक में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस 16वें अंक के कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शैलेश मिश्र जी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका परिचर्चा में स्वागत है। डॉक्टर शैलेश मिश्र जी वरिष्ठ शिक्षाविद हैं। शिक्षा क्षेत्र में पूरे जीवन कार्य किया आपने। डॉक्टर शैलेश मिश्र जी के दाहिने श्री अजय कुमार जी हैं। अजय कुमार जी, आपका परिचर्चा में स्वागत है। श्री अजय कुमार जी वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं। श्री अजय कुमार जी के दाहिने डॉक्टर विनोद जैन जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका परिचर्चा में स्वागत है। डॉक्टर विनोद जैन जी मेडिकल कॉलेज KGMU के वरिष्ठ सर्जन हैं। तो डॉक्टर साहब, एक परिचर्चा चल रही है, बच्चे हैं अनमोल। ये विषय चल रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी और बार बार ये चेतावनी दी जा रही है कि लगभग आ गई है, और साथ में ये कहा जा रहा है कि इस लहर में बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे, और अगर बच्चे संक्रमित होंगे तो वो कैसे बच्चों की देखभाल करें, इस पे मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। तीसरी लहर जब आएगी कि नहीं आएगी, तो इस पे दो मत हैं। एक तो ICMR क्या कहता है और एक हमारे जो मणिंद्र अग्रवाल जी हैं IIT के, वो क्या कहते हैं। दोनों मत के अनुसार ऐसा भी है कि जो भी लहर आएगी वो उतनी भयावह नहीं होगी जितनी हमारी द्वितीय लहर थी। दूसरा प्रश्न ये आपने पूछा हमसे कि यदि अभिभावक चिंतित हैं कि हम क्या करें। पहली बात तो ये है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक हम यार देखें कि जो हमारा सर्वे हुआ है, द्वितीय लहर में भी जब 4 लाख केसेस प्रतिदिन आ रहे थे, तब भी 20 वर्ष से कम आयु के लोग केवल 12% प्रभावित हुए थे, और जबकि इनकी संख्या 41% है। अब ये आपने जरूर कहा कि आने वाले समय में चूंकि 20 वर्ष से कम आयु या 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो ये संभावना जताई जा रही है कि शायद ये लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो जो अभिभावकगण हैं, सबसे पहले तो वो इस बात से प्रसन्नता जाहिर कर सकते हैं कि अभी हाल में ही, कल ही यह तय हो गया है कि अगस्त तक हमारे पास में एक कंपनी की वैक्सीन आ जाएगी, जिसका कि ट्रायल ख़त्म हो चुका है। बस खाली हमें इंतज़ार है उसका आकस्मिक मान्यता का। और दूसरी वैक्सीन सितंबर तक आ जाएगी, यानी कि जो अगस्त के चौथे सप्ताह में कहा जा रहा है कि हमारी तीसरी लहर आएगी, वो अगस्त के चौथे सप्ताह से पहले पहले या सितंबर तक हमारे पास 2 किस्म की वैक्सीन होंगी, जिसको हम बच्चों में लगवा सकते हैं। और ये इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखेंगे सौरभ जी, तो हमारी तरह से बच्चे सुरक्षित भी रहेंगे, और यदि लक्षण हो भी जाते हैं तो हमारे को उनका बचाव भी हो सके। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अजय कुमार जी, वैसा जब पहली लहर आई थी कोरोना की, तो मीडिया का एक नया स्वरूप देखने को मिला लोगों को, और उससे धीरे धीरे लोग भयभीत होने लगे, क्योंकि पूरे समय 24 घंटे हर चैनल पे, अखबारों में, हर जगह केवल एक ही खबर होती थी कि कितने लोग संक्रमित हो गए, कितने मर गए, किसका क्या बुरा हाल हुआ, किसका परिवार अनाथ हो गया। और एकदम से एक अजीब सी लहर आई जब ऐतिहासिक माइग्रेशन चालू हुआ देश के अंदर। तो मीडिया का सकारात्मक रोल कैसे आए और कैसे लोग इसे आत्मविश्वास के साथ टीवी खोलना या अखबार पलटना शुरू करें कि उनको अपनी समस्या का समाधान भी उसमें मिल जाए। डॉक्टर विनोद जी ने वैसे भी बहुत अच्छी और उपयोगी जानकारी दी। जहाँ तक मीडिया का प्रश्न है, पहली वेव के बाद जब दूसरी वेव रही, मीडिया ने भी बहुत प्रचारित किया है कि साहब टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। लोग आगे आए, टीका लगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात हुई दूसरी वेव में, हमारे डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की, इसमें दो राय नहीं। हम लोग जो एक बुजुर्ग टाइप के लोग थे, बहुत भयभीत हुए। ऑक्सीजन की कमी से, नहीं मिला ऑक्सीजन। बहुत से, मैं तो ऐसा जानता हूँ कि लखनऊ में कई परिवार के लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स की लाइन में खड़े खड़े उनके पेशेंट एम्बुलेंस में पड़े थे और वहीं उनकी लीला समाप्त। सैकड़ों ऐसी घटनाएं, दुखद प्रकरण।
इस दूसरी लहर में सुबह अगर कोई फ़ोन आ जाता था तो सबसे पहले डर लगता था, हे भगवान कोई दुखद सूचना कोई न दे। दूसरी लहर में आप मीडिया की बात कर रहे हैं, हमने अपने मीडिया के बहुत से अच्छे साथियों को खोया, चाहे वो सुभाष जी हों, सच्चे जी हों, ताऊसी जी हों, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ। अच्छे उनको उपचार नहीं मिला, भयभीत हुए हम लोग। और कारण ये हुआ कि आपने बहुत अच्छा कि बच्चे हैं अनमोल, विषय पोस्ट। बच्चों के अंदर आज मानसिकता क्या बन गई। मेरे परिवार के लोग भी एक स्कूल चलाते हैं। अभी मैं देख रहा था कि उनके गार्जियन ने कहा स्कूल खोलने वाले, बच्चे भयभीत हो गए, अरे नहीं 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 हम तो नहीं जाएंगे। मतलब उनके अंदर ऐसा, देखिए बच्चे का विकास घर में रह करके नहीं हो सकता, बच्चे का विकास केवल कंप्यूटर देख करके नहीं हो सकता। जब तक बच्चा फील्ड में न जाए, अपने सहपाठियों से न मिले, 24 घंटे में 4 घंटे अगर वो उन्मुक्त रूप से नहीं निकले तो मैं समझता हूँ उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास संभव है ही नहीं। ऐसे जब कोरोना का तीसरा काल ईश्वर न करे और अगर आ जाए दुर्भाग्य से, तो कम से कम हम उन चीज़ों से बचें, उन दृश्यों का दृष्टांत प्रस्तुत करने से बचें जो हमने दूसरी वेव में किया। बहुत ऐसी स्थिति भयावह हो गई थी कि हमें टीवी बंद करने पड़े, चैनल्स बंद करने पड़े। मोबाइल पर दिखाते समय ये लगता था, हे भगवान आज हमारे किसी दूसरे सुभाष मिश्र को दुखद मृत्यु का समाचार ना मिले। स्थितियाँ थी। हमें मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको सही ढंग से और थोड़ा सा समाज के प्रति समर्पण जो है, केवल टीआरपी बढ़ाना नहीं, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है उसका सही ढंग से, सच्चे मन से और शुद्ध अंतःकरण से हम उसका निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से हम तीसरी वेव पर सफलतापूर्वक उसका दमन कर सकते। धन्यवाद भाई साहब। शैलेश जी, भाई साहब, विगत परिचर्चाओं में अभिभावकों के 2 प्रश्न बड़े गंभीरता से आ रहे हैं। 17 महीने हो गए विद्यालय बंद हैं, बच्चे घरों में पूरी तरह से रह रहे हैं। माँ बाप का कहना है कि जब पढ़ाई का समय आता है तो बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तो अभिभावकों का प्रश्न ये है कि जो टीचर पढ़ा सकते हैं वो हम लोग क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कि हम भी तुम्हारे टीचर के विकल्प के तौर पे पढ़ाने का ही प्रयास कर रहे हैं। इस पे मार्गदर्शन करें। सौरभ जी, जैसा हम जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षा संस्थान इस देश में विगत 68 वर्षों से अधिक से कार्य कर रहा है। हमारा क्षेत्र छात्र छात्राओं के बीच में है, बच्चों के बीच में है। हमारा भी दायित्व बनता है कि अपने इस दायित्व को, जैसी इस समय महामारी आ रही है, आई थी और पुनः उसकी आशंका भी है, कैसे उससे बचाव किया जाए, इसके लिए विद्या भारती अपने प्रचार का जो क्षेत्र है उसके सौरभ मिश्रा जी जो प्रचार क्षेत्र के प्रचार प्रमुख हैं, उन्होंने बड़ा परिश्रम किया। इसके लिए जागरूक करना चाहते हैं। इसके लिए पिछले 15 एपिसोड के बाद ये 16वां श्रृंखला यहाँ चला इन्होंने, ये बहुत प्रशंसनीय है। हमारा दायित्व बनता है कि हमारे बच्चे जो हमारे पूरे देश में हमारे संरक्षण में हैं वो भी कैसे सावधान हो। इसके लिए जो प्रयास चला उसमें आज डॉक्टर विनोद जैन जी ने बड़े विस्तार से जीवनचर्या कैसी हो, खान पान कैसा हो, सावधानियाँ कैसी हो, अभिभावकों का क्या दायित्व हो, किस तरह से आगे भविष्य में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनका निदान कैसे, उस पर बड़े विस्तार से आपने एक एक बिंदु रखा। हम समझते हैं कि हमारा ये प्रचार विभाग जो है ये संदेश तो पूरे देश में जा रहा है। हमारे सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षकों सबके पास ये संदेश जो ये चल रही है श्रृंखला सबके पास ऑनलाइन पहुंच रहा है। सब लोग इस पर सावधान रहें
और बच्चों की शिक्षा जो है उसके लिए स्वयं भी थोड़ा सा जागरूक हों, सतर्क हों। जो यहाँ से निर्देश या ये सूचनाएं जाती हैं उसका पालन करते हुए उन बच्चों के संग बैठें, उनको कुछ समय दें, जिससे कि ये जो समस्या उनके बच्चों का जो शिक्षा क्षेत्र में जो भी कोर्स हैं, जो भी अध्ययन है, जो पठन पाठन है पिछड़ रहा है, वो कैसे जो है अपने स्तर पर आ सके, इसके लिए प्रयास करें। यही उद्देश्य हमारे इस गोष्ठी का है। हम समझते हैं कि जो हमारे जो आज के वक्ताओं ने कहा उसको सब लोग ध्यान से सुने होंगे और प्रयास करें कि उसका पालन करें। यही निवेदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद शैलेश जी भाई साहब। डॉक्टर साहब, एक विषय और गंभीर जो अभिभावकों की तरफ से उठाया गया, पहली लहर जब आई थी तो जो लोग संक्रमित हो रहे थे वो जब ठीक हो गए तो एकदम निश्चिंत हो गए, उनको लगा कि अब वो ठीक हो गए। लेकिन दूसरी लहर में ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड इफेक्ट पे बड़ा तरह तरह की बातें हो गई। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, पेट से संबंधित बीमारियां, ब्रेन से संबंधित बीमारियां, तो इस पे कुछ मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि एक जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम जिसे हम लोग बोलते हैं या लॉन्ग कोविड बोलते हैं, ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और ये देखा गया है कि कोविड के इन्फेक्शन के बाद में 50% लोगों में कुछ ना कुछ सिम्टम अधिक समय तक प्रोलॉन्ग करता है, जैसे थकान का आना या कभी कभी बुखार आना या याददाश्त कमज़ोर होना या नींद ना आना। मगर इससे कोई भयभीत नहीं होना है, ये बिल्कुल टेम्परेरी फेज़ है। जैसे आपका कोई ऑपरेशन कराते हैं, घाव आपका भर जाता है, मगर उस घाव को पूरी तरह भरने में 3 महीने लगता है। जो कड़ापन आ जाता है उसको बराबर से होने में कम से कम 3 से 6 महीने लगता है। उसी प्रकार से ये एक वायरस इन्फ्लेमेशन था, इसने बॉडी के हमारे हर पार्ट में एक इन्फ्लेमेशन, सूजन पैदा की। ये सूजन धीमे धीमे जाएगी मगर चली जाएगी निश्चित रूप से, ये पूरा भरोसा रखें। इसके लिए कोई भी दवा या किसी भी तरह का कोई भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा कुछ करने से, ऐसा कुछ विचारधारा रखेंगे तो ये पोस्ट कोविड लक्षण चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अजय जी भाई साहब, इधर लगातार बच्चों की हैंडराइटिंग भी खराब होती जा रही है और लिखना पढ़ना काफ़ी कम पहले भी हो गया था। कंप्यूटर, लैपटॉप, इनका प्रयोग बढ़ता जा रहा है एजुकेशन में, तो लेखन शैली भी ख़त्म होती जा रही है। तो इस पे अभिभावकों का मार्गदर्शन। हमें वो भी दिन याद हैं जब तख्ती पट्टी ले करके हम शीशे से उसको रगड़ते थे, चमकाते थे और खड़िया से लिख करके राइटिंग बनाते थे। आज किसी बच्चे से कह दीजिए, क्षमा करेंगे, हम अपने परिवार के बच्चों से कह रहे हैं कि एक अच्छा सा सुंदर सा पत्र लिख दो, तो मेरा पोता कहता बाबा इसमें लिखने की क्या जरूरत, मैं अभी टाइप कर देता हूँ। और टाइप भी कुछ नहीं, मोबाइल लेगा। बोलो, बहुत सही बता रहा हूँ, हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं। बच्चों पे उनकी आदत डालनी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी अभिभावकों पर। धन्यवाद भाई साहब। शैलेश जी भाई साहब, अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में आप हमारे अभिभावकों को किस तरह से मार्गदर्शन करना चाहेंगे? सौरभ जी, आपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक बहुत उचित प्रश्न उठाया है। इस स्थिति में हम शिक्षा के उस परिवर्तन को किस तरह से बच्चों को तक पहुंचावें और जैसी शिक्षा समग्र होनी चाहिए, जैसे वास्तविक रूप से इसके पहले जो व्यवस्था थी उसे अनुसार होती थी, वो नई व्यवस्था में कैसे जुड़ सकें। अभिभावक, बच्चे या परिवार या शिक्षक या विद्यालय, उसको ठीक करने की बहुत आवश्यकता है। ऐसे में जो ये व्यवस्था नई बनी है, संरचना हुई है शिक्षा की ऑनलाइन, इसको प्रभावी लाने के लिए अभिभावकों को ज़्यादा इसमें अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। जो चीज़ बच्चे को नहीं समझ में आई उसके लिए जो है अलग से उनसे जो निर्देश ले सकते हैं, सूचना ले सकते हैं, उसका मटेरियल ले सकते हैं। लेकिन जो है अभिभावकों का इस समय बहुत महत्वपूर्ण रोल है बच्चों की शिक्षा की दृष्टि से। अन्यथा शिक्षा जिस तरह से प्रभावित हो रही है, अगर उस पर ध्यान न दिया गया तो बच्चों का पूरा एक पीढ़ी हमारी जो है प्रभावित होगी। इसके लिए हमको बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। धन्यवाद शैलेश जी भाई साहब। तो आज इस परिचर्चा में बस इतना ही। अगले 17वें अंक में मंगलवार 3 अगस्त को पुनः मिलेंगे और पुनः ऐसे ही विशिष्ट महानुभावों के साथ आपका संपर्क होगा।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।